नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जय विद अशोक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एएफएम के मॉड्यूल सी में चैप्टर नंबर 24 जो कि कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में है, इसका पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे। तो पहले शुरुआत में हमारे पास में थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, फिर न्यूमेरिकल की तरफ यहाँ पर बढ़ेंगे। तो ऑल अबाउट कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, लवरेज क्या होता है, उसी को गियरिंग कहते हैं, इसका क्या मतलब होता है, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं डिसीजन ऑन कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी कि किसी भी फर्म में कैपिटल कैसे अरेंज किया जाएगा, उसके डिसीजन को प्रभावित करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं, ये भी बातें हमें करनी है। इंट्रोडक्शन पार्ट में अगर बात करें, अ बिजनेस फर्म नीड्स मनी टू कैरी ऑन इट्स बिजनेस। किसी भी बिजनेस को चलने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, भाई बिना पैसे के तो कुछ होगा ही नहीं। तो किसी भी बिजनेस फर्म को, किसी भी कंपनी को चलने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। द मनी इज रिक्वायर्ड फॉर क्रिएटिंग फिक्स्ड एसेट। अब पैसों की ज़रूरत किस काम के लिए होती है? फिक्स्ड एसेट बनाने के लिए, जैसे फैक्ट्री लगानी है आपको, बिल्डिंग बनानी है आपको, प्लांट मशीनरी खरीदनी है, ऑफिस के लिए कोई सामान इक्विपमेंट खरीदना है, लैपटॉप खरीदना है, इन सब कामों के लिए भी पैसों की जरूरत होती है। फॉर क्रिएटिंग दीज एसेट द फर्म हैज़ टू अरेंज फॉर मनी व्हिच कैन नॉट बी रिपेड इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो ये जो एसेट हमारे फिक्स एसेट हमें बनाने हैं, इनके लिए हमें पैसों की ज़रूरत है, लेकिन इसको हम जल्दी से वापस नहीं कर पाएंगे। अगर एक फैक्ट्री बनानी है और फैक्ट्री बनाने के लिए हमको 100 करोड़ रुपए चाहिए, उसकी बिल्डिंग वगैरह हर चीज़ के लिए, तो इसको तुरंत ही लौटा पाना हमारे लिए संभव नहीं होगा, क्योंकि भाई अच्छा खासा पैसा लग रहा है। तो ऐसे में हमें मनी की ज़रूरत है लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय के लिए, यानी 10 साल 20 साल 15 साल ऐसे समय के लिए हमें पैसे चाहिए। कोई कहे कि अभी ले लो और 3 साल में लौटा देना, तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। अब इसके अलावा द मनी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द करंट एसेट्स। इसके अलावा हमें करंट एसेट्स के लिए भी पैसे चाहिए, ठीक है। फिक्स्ड एसेट पहले चाहिए थे, फिक्स्ड एसेट के लिए। फिक्स्ड एसेट का मतलब ऐसी चीज़ें जो फिक्स रहेंगी। आपने लैपटॉप खरीद लिया, आपने प्लांट मशीनरी खरीद ली, आपने बिल्डिंग बनवा ली, आपने फैक्ट्री डाल दी, समथिंग लाइक दैट, वो फिक्स एसेट हो गए, काफ़ी लंबे समय तक चलेंगे। इनकी खासियत ये होती है। करंट एसेट का मतलब होता है ऐसा एसेट जो करंटली यूज होगा, ठीक है। करंट अभी तुरंत का तुरंत, यानी विद इन अ ईयर कह लेंगे इसको, कि साल भर में जो ख़त्म हो जाएगा आप निपटा लोगे। जैसे लैपटॉप खरीदा, तो ऐसा नहीं है कि हम लैपटॉप तुरंत ही जो है 1 साल के अंदर ख़त्म कर देंगे, नहीं। लेकिन हम अगर सब्जी खरीदते हैं, हम टमाटर खरीदते हैं, तो कंज्यूम करके ख़त्म कर देंगे, समथिंग लाइक दैट। तो उसी तरीके से अब करंट एसेट में क्या आ जाएगा, जैसे रॉ मटेरियल परचेज करना है, रॉ मटेरियल परचेज करना है, उसके बाद उनको कन्वर्ट करना है फिनिश्ड गुड में और सेल करना है उनको क्रेडिट पर कस्टमर को। तो हमें करंट एसेट चाहिए रॉ मटेरियल के रूप में। आपके खिलौने बनाने की दुकान है, तो खिलौना बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो आपका करंट एसेट है। क्यों? क्योंकि वो करंट एसेट कंज्यूम हो जाएगा विद इन अ ईयर। आप साल भर में उसको प्रोसेस करके बेच बाच के फुर्सत कर लोगे, दैट्स वाई वी कॉल इट करंट एसेट्स, ठीक है। दीज करंट एसेट्स आर पार्सली फाइनेंस्ड बाय द शॉर्ट टर्म सोर्सेस ऑफ मनी लाइक क्रेडिट बाय सप्लायर एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। देखिए, तो जो हमारे पास करंट एसेट होता है, करंट एसेट्स के लिए जो पैसे अरेंज करते हैं, उसमें पार्सली फाइनेंस हमें मिल जाता है शॉर्ट टर्म के आधार पर, कम समय के लिए। कौन दे देता है? जिससे आपने रॉ मटेरियल खरीदा है, वो सप्लायर ही हमको उधारी पर देता है कि जाओ 10 लाख रुपए का सामान हमसे उधार पर ले जाओ, कमा करके दे देना है, ठीक है। या बैंक से आपने ओवरड्राफ्ट वगैरह करवा लिया है, तो उस पैसे से भी आप ये करंट एसेट्स खरीद सकते हैं। बट अ पोर्शन ऑफ इट इज टू बी फाइनेंस्ड बाई लॉन्ग टर्म सोर्सेस आल्सो। लेकिन सारा का सारा पैसा शॉर्ट टर्म पे ही नहीं उठा करके हम कैपिटल एसेट मैनेज, करंट एसेट मैनेज कर सकते। करंट एसेट मैनेज करने के लिए भी हमें लॉन्ग टर्म सोर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, कहने का मतलब ये है। तो फिक्स एसेट के लिए लॉन्ग टर्म सोर्स ही चाहिए और करंट एसेट्स के लिए दोनों चाहिए, मतलब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सोर्सेज। सो द फर्म हैज़ टू अरेंज फॉर मनी फॉर लॉन्ग टर्म फॉर 2 पर्पजेज। तो ऐसे में अगर हम देखें तो उस फर्म को पैसों की ज़रूरत है लॉन्ग टर्म के लिए 2 वजहों के लिए, 2 पर्पज हैं, 2 उद्देश्य हैं। 2 उद्देश्य हैं यहाँ पर, मनी अरेंज करनी है लॉन्ग टर्म के लिए 2 पर्पज के लिए। पहला, फर्स्ट क्रिएटिंग फिक्स एसेट क्रिएट करने के लिए, और सेकंड पार्सली फाइनेंसिंग द करंट एसेट्स रिक्वायर्ड टू बी हेल्ड बाय द फर्म आल्सो कॉल्ड द वर्किंग कैपिटल, ठीक है। दूसरा मतलब, पहला तो एक फिक्स एसेट खरीदने के लिए, क्रिएट करने के लिए आपको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए, और दूसरा पार्सली फाइनेंसिंग चाहिए करंट एसेट्स के लिए, ठीक है, जो कि फर्म के द्वारा रखे जाएंगे, होल्ड किए जाएंगे। और इसे ही करंट एसेट्स के लिए जो फाइनेंस अवेलेबल करवाया जाता है फ्रेंड्स, उसे ही वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। वर्किंग कैपिटल मतलब ऐसी पूंजी जो काम करती है,
ऐसी पूंजी जो काम करती है। मतलब कहने का क्या हुआ, सोचो कि आपने एक मशीनरी खरीद ली 50 लाख रुपए की, ठीक है, तो अब वो मशीनरी अगले 5 साल 10 साल ऐसी जितना भी उसका लाइफ टाइम हो उतने समय तक वो करने वाली है, वो हमारे काम आने वाली है, तो वो फिक्स एसेट का पार्ट हो जाएगी। और ये जो हमारा करंट एसेट्स में आता है, जैसे रॉ मटेरियल खरीद लिया हमने, तो ये हमारा कंज्यूम हो जाएगा। चूंकि ये कंज्यूम हो जाएगा तो इस रॉ मटेरियल को खरीदने में जो पूंजी लगी है, जो कैपिटल लगी, उसे फ्रेंड्स वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। क्योंकि हम लाएंगे, खरीदेंगे, बेचेंगे, फिर बनाएंगे, प्रोसेस करेंगे, खरीदेंगे, बेचेंगे, मतलब एक साइकिल सा चलेगा, है ना। आप रॉ मटेरियल बाई करोगे, उसको प्रोसेस करके जो है फिनिश गुड्स बनाओगे, फिर इसको सेल करोगे, अगेन फिर रॉ मटेरियल खरीदोगे, एक चक्र चला रहता है। यहाँ से पैसे, मतलब यहाँ से हमारा पूंजी लेगी और ये घूम टहल करके जाती आती रहेगी। तो दैट्स वर्किंग कैपिटल, ठीक, वर्किंग कैपिटल। द लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ कैपिटल यूज्ड बाय द फर्म टू पार्ट फाइनेंस द टोटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स इज द मार्जिन मनी आर बेटर नोन एज नेट वर्किंग कैपिटल। यहीं पर ही इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया कि लॉन्ग टर्म सोर्सेस ऑफ कैपिटल जो कि फर्म द्वारा यूज किए जाते हैं टू पार्ट फाइनेंस द टोटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। जितनी भी हमारी टोटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसको हम शॉर्ट टर्म से भी अरेंज कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म से भी अरेंज कर सकते हैं। तो जो लॉन्ग टर्म से अरेंज किया जाएगा फ्रेंड्स, जो, ठीक है, समझिए मेरी बात को, टोटल वर्किंग कैपिटल हमारी जो है मान लीजिए 200 करोड़ है, इसमें से मान लेते हैं हमने 70 करोड़ रुपए अरेंज कर लिए शॉर्ट टर्म पे और 130 करोड़ रुपए हमने अरेंज कर लिए लॉन्ग टर्म पे। तो जो 130 करोड़ रुपए आपने अरेंज किए हैं फ्रेंड्स, इसी को मार्जिन मनी कह देते हैं या इसी को नेट वर्किंग कैपिटल कह देते हैं। ये नेट वर्किंग कैपिटल बोल दिया जाता है, ठीक। तो ये बात हो जाती है हमारी यहाँ पे। अब आ जाता है मीनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है, तो दिस लॉन्ग टर्म मनी रिक्वायरमेंट बाय द फर्म इज नोन एज कैपिटल। जो लॉन्ग टर्म के लिए फर्म को पैसों की जरूरत होती है फ्रेंड्स, उसे कैपिटल कहा जाता है। नाउ दिस लॉन्ग टर्म मनी कैन बी फ्रॉम 2 सोर्सेस। जो लॉन्ग टर्म की मनी है 2 सोर्सेस से आ सकती है। वन इज इक्विटी आर द मनी ऑफ ओनर एंड द सेकेंड इज डेट। तो मतलब लॉन्ग टर्म के लिए जो पैसा चाहिए वो 2 सोर्सेस से आ सकता है। पहला तो इक्विटी से, या जो पैसा ओनर का लगा हो, ठीक है, इक्विटी कहिए, पैसा ओनर का लगा होगा, और दूसरा कर्जा लेकर के, ठीक। जैसे मान लीजिए मुझे एक फर्म बनानी है, मेरे पास में विकल्प है, मुझे 100 करोड़ रुपए चाहिए मेरी कंपनी को खोलने के लिए। अब हो सकता है कि इसमें से 40 करोड़ रुपए मेरे पास हैं, या 40 करोड़ रुपए मेरे पास हैं, 10 करोड़ रुपए जो है एक और दोस्त है मेरा जो कि इस कंपनी में प्रमोटर के तौर पर या ओनर के तौर पर काम करना चाहता है, तो 50 करोड़ उससे अरेंज कर लिए और बाकी का 50 करोड़ रुपए हमने जो है डेट यानी कर्जा ले लिया, समथिंग लाइक दैट। तो ये 2 तरीके हैं जहाँ से पैसा आ सकता है। यानी एक हो गया इक्विटी क्यों, क्योंकि भाई देखो ये ओनर होंगे तो हिस्सेदारी रहेगी, इसलिए इनको इक्विटी बोल देते हैं। और डेट मतलब सीधा सीधा बैंक से लोन लेना, कर्जा लेना। मतलब बैंक से भी कर्जा भी कई तरीके से अपना आप डिवेंचर वगैरह इशू करके भी कर्जा अरेंज कर सकते हैं, बट शॉर्ट टर्म में जो बताऊँ तो इसका मतलब कर्जा होता है और इसका मतलब होता है कि जो मालिक ने पैसा लगाया है शुरुआती दौर में, ठीक है। The difference between these two is that equity is the risk capital put in the business by the owners who get return on their investment by way of profits earned by the firm, while the debt providers are not owner of the firm and they lend the money to the firm on agreed term of repayment and interest payment. तो देखो 2 तरीके से पैसा अरेंज हुआ। एक तो इक्विटी को क्या बोलते हैं, इज द रिस्क कैपिटल। इस इक्विटी को रिस्क कैपिटल बोलते हैं क्योंकि ये रिस्क ले करके बैठा हुआ है कौन, ओनर ने अपना पैसा खुद का लगाया है तो उस पर उसको रिस्क झेलना पड़ेगा, ठीक है। बदले में ओनर जो पैसा लगाया है उसको रिटर्न मिलेगा। कैसे, जो भी उसने पैसा इन्वेस्ट किया, जैसे 50 करोड़ रुपए भी 2 लोगों ने मिलकर इन्वेस्ट किया था तो उनको भाई प्रॉफिट होगा, जो भी प्रॉफिट कमाएंगे उसमें से जो है उनको हिस्सा मिलता है, ठीक है। जबकि अगर डेट की बात करें तो डेट प्रोवाइडर जो लोग कर्ज देते हैं वो ओनर नहीं होते हैं फर्म के। यहाँ इक्विटी जो प्रोवाइड करते हैं ये ओनर होते हैं, ये मालिक होते हैं फर्म के। कर्जा देने वाला मालिक नहीं होता है। आपने पीएनबी से, अगर मान लेते हैं पीएनबी से आपने उधार लिया और एक घर बनवाया होम लोन लेकर के, तो पीएनबी वहाँ पर आपका ओनर नहीं है उस मकान का, कर्जा दिया है उसने, बदले में इंटरेस्ट लिया, बात खत्म हो जाती है। लेकिन अगर शेयर की बात हो जाएगी, मतलब 50% शेयर
मतलब 50% शेयर पीएनबी के होंगे, 50% आपके होंगे, तो उस केस में वो पीएनबी जो बैंक होगा हमारा, वो आपके घर का हिस्सेदार बन जाएगा, हिस्सेदार बन जाएगा। लेकिन ऐसा कॉन्सेप्ट होता नहीं है, पर बिजनेस में ऐसा होता है, बिजनेस में ऐसा होता है। जैसे अभी हमने दिखाया था कि मान लो 2 पर्सन हैं, ए और बी भाई, है ना, इसने 40 करोड़ रुपए अरेंज किए, इसने 10 करोड़ रुपए अरेंज किए, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कि 50 करोड़ 100 करोड़ हमारे पास हो ही जाए भाई, हमारे पास बिजनेस आइडिया, लेकिन पैसे नहीं है, तो हमें किसी न किसी को, हम जनरली क्या करते हैं, मिडिल क्लास क्या करता है, रिश्तेदार नातेदार, है ना, जो भी अपने जानकार हैं उनसे पैसे अरेंज करने का कोशिश करते हैं। तो ये लोग ओनर होते हैं, इनको हिस्सेदारी प्रॉफिट से मिलती है। लेकिन जिन्होंने कर्जा दे रखा है भाई, वो ओनर नहीं होते हैं, वो फर्म को जो है मनी उधार पर देते हैं, और रीपेमेंट के टर्म्स और इंटरेस्ट पेमेंट वगैरह सारी बातें पहले से ही फिक्स रहती है कि इतना इतना पैसा इतना इंटरेस्ट पर देना पड़ेगा इतने साल के अंदर में, ठीक है। द पर्पज ऑफ दीज लेंडर्स इज टू अर्न इंटरेस्ट ऑन देयर सरप्लस फंड एंड एट द सेम टाइम नॉट टू टेक एनी बिजनेस रिस्क एज दे डू नॉट शेयर प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फर्म। तो इनमें जो उधार देने वाले लोग होते हैं, इनका उद्देश्य होता है इंटरेस्ट अर्न करना। उनके पास पैसा बढ़ा हुआ है, पैसा ज़्यादा है उनके पास में, सरप्लस फंड है, उसको उन्होंने इंटरेस्ट पे चढ़ा दिया है, ठीक है, और बदले में उनको कमाई हो जाएगी इंटरेस्ट के रूप में, बशर्ते कि ये लोग रिस्क नहीं लेते हैं। कोई भी तरीके का बैंक यहाँ पर रिस्क नहीं लेगा, क्योंकि उधार दिया है उसने, उसको आपके प्रॉफिट या लॉस से कोई लेना देना नहीं है। आपको प्रॉफिट होता है तो भी, लॉस होता है तो भी, अगर आपने लोन लिया है तो आपको ईएमआई देनी पड़ेगी, समथिंग लाइक दैट, ये वाली सिचुएशन है यहाँ पर। ओके, कैपिटल स्ट्रक्चर इज रेफर्ड टू एज द प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी इन द टोटल लॉन्ग टर्म फंड रेज्ड बाय द फर्म। देखो क्या करें, कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि यही जो डेट और इक्विटी, हमारे पास में 2 विकल्प हैं, इक्विटी और डेट, 2 विकल्प हैं लॉन्ग टर्म के लिए पैसा अरेंज करने के लिए। तो कितना परसेंट इक्विटी कितना परसेंट डेट, यही जो खेल है फ्रेंड्स, उसी खेल को ही कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। अब खेल कैसे भी खेल सकते हैं, हो सकता है 100% इक्विटी हो, 0% डेट, यानी कर्जा लिया ही नहीं है, हो सकता है 60% इक्विटी हो और 40% डेट हो सकता है 40% इक्विटी हो और 60% कर्जा लिया हो सकता है 30% इक्विटी हो, कुछ भी कम्बिनेशन पॉसिबल हो सकता है। ओके, और यही जो कम्बिनेशन पॉसिबल हो रहे हैं फ्रेंड, उसी को ही तो हम कैपिटल स्ट्रक्चर बोल देते हैं, इसी कम्बिनेशन को ही हम कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। देखिए एग्जांपल दिया, एक फर्म स्टार्ट करना चाहती है बिजनेस, उसके लिए लॉन्ग टर्म फंड अरेंज किया हुआ है 500 लाख का, यानी कि 5 करोड़ रुपए उसने अरेंज करने हैं। अब उसमें से क्या किया उसने, इक्विटी कैपिटल के तौर पर 200 लाख रुपए अरेंज कर लिए, ठीक है, यानी कि 2 करोड़ रुपए उसके चले आए, मालिक वगैरह ने लगा दी जो ओनर हैं, और 3 करोड़ रुपए उसने उधार ले लिया, ठीक। तो बस हो गया, इसका यही कैपिटल स्ट्रक्चर है। यानी कि अगर हम देखें तो इक्विटी और डेट का रेशियो अगर देखना चाहें, या इक्विटी कितने परसेंट है, तो भाई देखो इक्विटी कितने परसेंट है, टोटल हमें 5 करोड़ चाहिए, उसमें से इक्विटी 2 करोड़ है, इंटू 100% करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 40%, कितना 40%। इसी तरीके से डेट कितना लिया हुआ है भाई, टोटल हमारा 5 करोड़, टोटल हमारा कितना है 5 करोड़ रुपए अरेंज करने हैं, और उसमें से 3 करोड़ रुपए हमने कर्जा ले रखा है, इंटू 100 करेंगे तो 60% आ जाएगा। तो यानी कि हमारा जो ये यहाँ पर कैपिटल स्ट्रक्चर है, उसमें इक्विटी और डेट का अगर हम देखें तो भाई 40% इक्विटी है और 60% जो है डेट है, हमारा 60% डेट है, ठीक है। तो ये बात हो जाती है यहाँ पर हमारी। फिर लेवरेज के बारे में कहानी समझेंगे, बट उससे पहले इसको मैं एक बार आपसे फिर से रिवीजन करवाता हूँ, ठीक है। तो बहुत ही धीरे धीरे से चल रहे हैं हम लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं। तो किसी भी बिजनेस को करने के लिए फ्रेंड्स आपको मनी की ज़रूरत होती है, पैसों की ज़रूरत होती है। पैसे 2 कामों के लिए चाहिए, एक तो फिक्स एसेट बनाने के लिए और दूसरा करंट एसेट्स के लिए। फिक्स एसेट के लिए जो पैसा चाहिए उसका एग्जांपल हो सकता है कि फैक्ट्री की बिल्डिंग बनानी है, प्लांट और मशीनरी खरीदनी है, ऑफिस के इक्विपमेंट जैसे लैपटॉप वगैरह खरीदने हैं, ठीक है। इसके लिए पैसे जो अरेंज किए जाते हैं, ठीक है, वो चूँकि हमें फिक्स एसेट लेना है तो फिक्स एसेट के पैसे शॉर्ट टर्म में नहीं अरेंज किए जाते, वो पैसा हम लॉन्ग टर्म के लिए ही किसी से उधार लेते हैं। जैसे आपने फ्रिज खरीदना है तो फ्रिज खरीदने के लिए रिचार्ज करवाना है तो दोस्त से ले लो कि हफ्ते 10 दिन में 1 महीने में वापस कर दूंगा, लेकिन अगर फ्रिज खरीदना है, एसी खरीदनी है, तो उसमें बोलते हो भाई 1.5 साल का समय मुझे लौटाने में लग जाएगा, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो यहाँ लॉन्ग टर्म में आपको पैसा अरेंज करना पड़ता है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। इसके अलावा मनी की जरूरत हमें करंट एसेट्स के लिए होती है, जैसे रॉ मटेरियल परचेज करना, फिर उसको प्रोसेस करके फिनिश गुड्स बनाना और फिर उसको कस्टमर को बेच देना उधारी पर और बाद में पैसे वसूलना, ठीक है। ये जो करंट एसेट्स होते हैं इनको फंड दोनों तरीके से अरेंज किए जाते हैं। फिक्स एसेट में लॉन्ग टर्म में ही विकल्प है
फिक्स एसेट में हमारे पास में जो फिक्स एसेट है वहाँ पर से लॉन्ग टर्म में ही पैसा अरेंज किया जाता है, लेकिन करंट एसेट्स में फ्रेंड्स हमारे पास शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों विकल्प यूज किए जाते हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म से भी हम जुगाड़ कर लेते हैं, जैसे सप्लायर से ही उधारी पर ले लिया 3 महीने 6 महीने के लिए, बैंक से ओवरड्राफ्ट करवा लिया, और कुछ पोर्शन जो है उसका फाइनेंस किया जाता है लॉन्ग टर्म सोर्सेज से। ठीक है, उसके बाद में फर्म को अगर हम यहाँ निष्कर्ष निकालें इस बात का, तो फर्म को लॉन्ग टर्म में 2 उद्देश्य के लिए पैसे अरेंज करने पड़ते हैं। 2 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है फिक्स एसेट बनाने के लिए हमको लॉन्ग टर्म का उधारी चाहिए, हमें लॉन्ग टर्म का पैसा चाहिए, और दूसरा जो हमारा करंट एसेट है उसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम एक सर्टेन पोर्शन, पूरा का पूरा नहीं, करंट एसेट 60 टर्म में भी फंड अरेंज करता है और लॉन्ग टर्म फंड से भी अरेंज किया जाता है। ठीक है, तो कुछ पोर्शन जो लॉन्ग टर्म फंड से हम अरेंज करते हैं तो उसे फ्रेंड्स वर्किंग कैपिटल कह देते हैं। ठीक है, तो हमें लॉन्ग टर्म के लिए मनी चाहिए 2 उद्देश्य से, पहला फिक्स एसेट क्रिएट करने के लिए और दूसरा करंट एसेट अरेंज करने के लिए, वो भी करंट एसेट का केवल लॉन्ग टर्म वाला पोर्शन ही यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म वाले की बात नहीं करते हैं। तो जो करंट एसेट अरेंज करने के लिए हम पैसा अरेंज करते हैं फ्रेंड्स, उसको वर्किंग कैपिटल बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल बोला जाता है। लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ कैपिटल जो होते हैं, जिनको फर्म का यूज किया जाता है पार्ट फाइनेंस करने के लिए टोटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को, तो उसे मार्जिन मनी या उसे नेट वर्किंग कैपिटल कहते हैं। क्या कह रहा हूँ मैं? देखिए, लॉन्ग टर्म में जैसा मैंने बताया था, मान लो 200 करोड़ रुपए चाहिए, तो हमने क्या किया, 70 करोड़ रुपए शॉर्ट टर्म में ले लिया, 130 करोड़ रुपए लॉन्ग टर्म में ले लिया। तो जो 130 करोड़ रुपए हमने लॉन्ग टर्म में पैसा अरेंज किया है, टोटल वर्किंग कैपिटल कितनी जरूरत थी? 200 करोड़ की। लॉन्ग टर्म में कितना अरेंज किया? 130 करोड़। जो 130 करोड़ लॉन्ग टर्म में अरेंज किया फ्रेंड्स, उसे मार्जिन मनी या उसी को ही नेट वर्किंग कैपिटल कह देते हैं। ये बात यहाँ पर कही गई है। फिर है मीनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, तो अब आपको मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। इसमें क्या होता है, लॉन्ग टर्म मनी जो फर्म के लिए ज़रूरी होती है फ्रेंड्स, उसे कैपिटल कहा जाता है। उसके बाद में जो लॉन्ग टर्म मनी है उसको 2 सोर्स से अरेंज किया सकता है। पहला इक्विटी या उसी को जो ओनर द्वारा मनी डाली जाती है बिजनेस शुरू करने के लिए, उसको कह सकते हैं, और दूसरा कर्जे के माध्यम से। डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है, इक्विटी में जो ओनर है वो पैसा डालता है और रिस्क झेलता है, जो प्रॉफिट होगा उसमें से ही उसकी कमाई होगी, अगर लॉस होगा तो कोई कमाई नहीं होगी, उल्टा नुकसान ही होता है। जबकि जो डेट होता है, डेट पोर्शन की बात करें तो इसमें प्रॉफिट या लॉस से कोई लेना देना नहीं है, ओनरशिप से कोई लेना देना नहीं है, इनको इंटरेस्ट मिलता है, बात खत्म हो जाती है। ओके, उसके बाद में जो लेंडर है उसका उद्देश्य क्या होता है? कर्जा देने का उसका उद्देश्य होता है कि हम इंटरेस्ट पर दे देंगे, जो हमारे पास पैसा है उसको हम इंटरेस्ट पर देंगे, बदले में हम पैसा कमाएंगे, और हम किसी भी तरीके कोई रिस्क लेने वाले यहाँ पर नहीं है, चाहे तो हमारी फर्म को लॉस हो या प्रॉफिट हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये लेंडर यानी कि डेट वाले पोर्शन की बात होती है। कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करें तो कितना पोर्शन डेट का है और कितना इक्विटी का है, आपके जितने भी लॉन्ग टर्म फंड आपने रेज किया है उसमें कितना डेट है कितना इक्विटी है, उसी के ही प्रोपोर्शन को, उसी के अनुपात को ही हम फ्रेंड्स कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर इन्होंने कहा कि एक फर्म को 5 करोड़ रुपए की जरूरत है, उसमें से इक्विटी यानी कि ओनर जो था उसने 2 करोड़ रुपए लगाए और कर्जा ले लिया उसने 3 करोड़ रुपए का मार्केट से। तो ऐसे में हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें 60% कर्जा है, 60% डेट है और 40% इक्विटी कैपिटल है, यानी कि जो ओनर ने लगा रखी है। पूरा यही बात यहाँ तक हमने अभी तक समझी है। अब फ्रेंड्स समझते हैं लवरेज या गियरिंग। क्या कॉन्सेप्ट होता है लवरेज और गियरिंग का? इन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ फर्म, इफ द रेशियो ऑफ डेट कैपिटल इज वेरी हाई, इट इज कॉल्ड हाईली लवरेज और हाईली गियर्ड फर्म। देखो कह रहे हैं कि अगर आपने किसी फर्म का कैपिटल स्ट्रक्चर देखा है और उसमें दिखता है कि जो रेशियो है डेट कैपिटल का वो बहुत ज़्यादा है, तो उसे हाईली लवरेज या हाईली गियर्ड फर्म कहते हैं। जैसे अभी हमने देखा था कि मान लो ये इक्विटी और डेट, ठीक है। अब पता चलता है इक्विटी आपके पास में, इक्विटी से आपने 10% अरेंज किया है और डेट से आपने 90% अरेंज किया है, यानी मालिक ने केवल 10% पैसा लगाया है और कर्जे पर 90% ले रखा है। तो फ्रेंड्स ऐसी फर्म को हम हाईली लवरेज फर्म कहते हैं। लवरेज मतलब सीधे समझिए उधार, कितना ज़्यादा उधार है उतना ही ज़्यादा लवरेज है। लवरेज क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ क्या होता है, हम अपना पैसा ना लगा कर दूसरे का पैसा लगा करके जो है अपना काम बना लेते हैं, इसीलिए इसको लवरेज कहते हैं। कि हमने मतलब ऐसे समझ लीजिए कि कोई कार जा रही थी, आपने उसमें लिफ्ट ले ली, तो आपका तो कुछ खर्चा ही नहीं लगा एक तरीके से, ना कार खरीदनी पड़ी ना पेट्रोल डलवाना पड़ा, लिफ्ट ले ली, 100 रुपये दिए पहुँच गए। तो ये एक लवरेज हो गया है, आपने मौके का फ़ायदा उठा लिया। तो दैट्स काइंड ऑफ लवरेज। यहाँ पर मतलब बंदे के पास में 1 करोड़ रुपये हैं और उसने 9 करोड़ रुपए उधार लगा ले लिए, 10 करोड़ रुपए हो गए उसके हाथ में। थे नहीं 10 करोड़ उसके पास, थे 1 करोड़, लेकिन बंदे ने 9 करोड़ का उधार लिया, 10 करोड़ हुए। इस बात का फायदा उठाकर उसने अपना बिजनेस बहुत बड़ा कर लिया। तो दैट्स लवरेज थिंग, ठीक है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में अगर कर्जे का जो रेशियो है
वो ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे को हाईली लेवरेज फर्म कहा जाता है। ठीक है। इफ़ द रेशियो ऑफ डेट कैपिटल इज लो, अगर मान लो कि कर्जे का पोर्शन कम है तो उसे लो लेवरेज या लो गियर फर्म कह देंगे भाई। मान लो कोई फर्म है जिसमें 20% इक्विटी है, सॉरी 80% इक्विटी से आया हुआ है और 20% डेट है, इक्विटी और डेट का ये रेशियो है। 80% यानी कि 80% मालिक ने लगा रखा है और 2% केवल जो है 20% केवल कर्जा लिया गया है। यानी बंदे ने 8 करोड़ रुपए अपनी जेब से लगा दिए और मार्केट से सिर्फ 2 करोड़ रुपए उधार लिया, तो इसको लो लेवरेज फर्म कह देंगे। आई बिलीव नाउ इट इज़ क्लियर टू अस। ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ डेट कैपिटल आर, अब जो ये हम डेट कैपिटल यानी कर्जा, डेट कैपिटल में मैं कह नहीं रहा था आपको कि मतलब यहाँ पर क्या होता है, हम कर्जा बैंक से लेते हैं, तो इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं टर्म लोन हो गया, डिवेंचर्स हो गए, कारपोरेट डिपॉजिट्स हो गए, फिक्स्ड डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक वगैरह हो गए। इन सभी तरीक़ों से हम डेट कैपिटल अरेंज कर सकते हैं। ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल दो तरीक़ों से अरेंज होती है, इक्विटी से और एक कर्जे से यानी डेट से, जिसको मैंने डेट मतलब कर्जा कहा था, बैंक से लोन लेना। लेकिन सिर्फ बैंक से लोन लेना ही डेट नहीं है। देखिए, बैंक से आप टर्म लोन ले सकते हैं, डिवेंचर इशू करके भी आप एक कर्जा ले रहे होते हैं, डिवेंचर इशू करेंगे तो बदले में आपने लोन ले लिया है एक तरीके का और उस पर आप इंटरेस्ट पे करेंगे। कारपोरेट डिपॉजिट्स की सहायता से आप लोन ले लेते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट पब्लिक से लिया, एक तरीके का लोन है। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल है फ्रेंड्स डेट कैपिटल के, ये जितने भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसी तरीके से इक्विटी कैपिटल में मैं क्या कह रहा था कि मालिक ने कितना पैसा डाला, ओनर ने कितना पैसा डाला, उसको हम इक्विटी कैपिटल बोलते थे। लेकिन इसके अलावा भी होता है क्या, इसमें इक्विटी कैपिटल के एग्जाम्पल में इंक्लूड करता है पार्टनर्स कैपिटल इन द फर्म, पार्टनर ने कितना पूंजी डाली है फर्म में, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर इशूड बाय द कंपनी, रिटेन्ड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ये तीन चीज़ें हो गई, यानी कि ओनर ने कितना पैसा लगाया है, पार्टनर ने कितना पैसा लगाया है, कितना कैपिटल डाली है फर्म में, वो हो गया। इक्विटी कैपिटल एंड इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर जो कंपनी द्वारा इशू किए गए हैं, और इसके अलावा जो भी प्रॉफिट इन्होंने रिटेन करके रखा हुआ है, बांटा नहीं है। रिटेन प्रॉफिट मतलब कुछ पैसा हमेशा कंपनी, मान लो कि हमने 100 रुपये कमाए, 100 रुपीज़ कमाए, 100 रुपये कमाए, उसमें से हमने शेयर वगैरह इशू किए होंगे तो हमने डिविडेंड मान लिया, मान लो हमने 20 रुपये का डिविडेंड बांट दिया। ठीक है। अब बचे हमारे पास 80 रुपये। ठीक है। तो इस 80 रुपये को हम होल्ड करके रखते हैं भाई कि हम अगले साल इसको अपने बिजनेस में लगाएंगे। तो ये रिटेन्ड प्रॉफिट है, जितना भी प्रॉफिट है उसमें से कुछ पोर्शन हमने उठा करके अपने पास रख ही लिया कि देंगे ही नहीं है मेरे पास, उसको मैं चाहूँ तो ये 20 रुपये मैंने दिया है इसको डिविडेंड, मैं चाहूँ तो 60 रुपये का डिविडेंड दे दूँ, मैं चाहूँ तो 80 रुपये का डिविडेंड दे दूँ, लेकिन फिर भी हम होल्ड करते हैं कि नहीं हम 60 नहीं देंगे, हम 80 नहीं देंगे, हम 100 में से सिर्फ 20 देंगे ताकि 80 हमारे पास बचा रहे, भविष्य में काम आ सके। तो ऐसा पैसा जो मैंने नहीं बांटा, बांट सकते थे लेकिन बांटा नहीं, प्रॉफिट जो बांट सकते थे नहीं बांटा, उसे फिर जो है रिटेन्ड प्रॉफिट या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहा जाता है। बांटा ही नहीं हमने, अनडिस्ट्रीब्यूटेड रह गया। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर है इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर, दोनों शेयर होते हैं, इक्विटी शेयर भी और प्रेफरेंस शेयर भी, दोनों ही शेयर हैं। फ़र्क क्या आ जाएगा सर? फ़र्क इतना आ जाता है कि मान लो कि अगर कंपनी डूबने लगती है और इसके एसेट बेचे जाते हैं तो जो पैसा आएगा, जब पैसा आएगा जेब में तो सबसे पहले जो है जो आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं इनके पैसे लौटाए जाएंगे, यहाँ से पैसा बचेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को लौटाए जाएंगे। बस इतना ही एक बात का फ़र्क होता है, बाकी दोनों ही शेयर हैं। तो सर कौन अच्छा रहेगा? हम ये बात कर रहे थे कि भाई इक्विटी ज़्यादा अच्छा है या प्रेफरेंस शेयर ज़्यादा अच्छा, तो सीधी सी बात हमें प्रेफरेंस शेयर लेना चाहिए कि इनकेस अगर कंपनी दिवालिया होती है तो हमारा पैसा पहले लौटाया जाएगा दूसरों के मुकाबले। ठीक है। अब हम अगले टॉपिक पर आते हैं और ये लास्ट टॉपिक है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिसीजन ऑन कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ फर्म। मतलब कैपिटल का क्या स्ट्रक्चर रहने वाला है, इसको कौन कौन से फैक्टर जो है प्रभावित करते हैं। यानी कि इक्विटी इज टू डेट, कितनी इक्विटी, कितना परसेंट इक्विटी, कितना परसेंट डेट हमें रखना है, इसको कैसे डिसाइड करें। तो बहुत सारे कारण हैं डिसाइड करने के लिए। जैसे पहला, नॉर्म्स प्रिवेलिंग इन द फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम में क्या रूल्स रेगुलेशन चल रहे हैं, यहाँ से भी डिसाइड होता है। जैसे द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ कंट्री व्हिच आर प्रोमिनेंट सोर्स ऑफ डेट फाइनेंसिंग हैव देयर लेंडिंग पॉलिसीज एंड नॉर्म्स बेस्ड ऑन द लॉन्ग एक्सपीरियंस गेन्ड इन दिस फील्ड। तो मतलब हमारे देशों में जो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं उन्होंने रूल बना के रखा हुआ है कि भाई इतना अगर तुम्हारे पास में, जैसे मान लो 100 करोड़ का एसेट है तो हम तुम्हारे पर हार्डली जो है 200 करोड़ की लाइबिलिटी दे सकते हैं, मतलब 200 करोड़ रुपए का हम लोन दे सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। ऐसा कुछ उन्होंने रूल्स रेगुलेशन बना रखा हुआ है अपने अनुभव के आधार पर। ठीक है। दे विल नॉट परमिट अ बारोइंग फर्म टू वायोलेट द प्रिस्क्राइब्ड
डेट इक्विटी नॉर्म्स, और वो मतलब वायलेट नहीं करने देंगे। डेट इक्विटी रेशियो जितना मेंटेन करना उतना मेंटेन उनको करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, इफ अ कंपनी अप्लाइज फॉर अ टर्म लोन टू सेटअप सीमेंट फैक्ट्री विथ 90% डेट एंड 10% इक्विटी, द इंडियन लेंडर विल नॉट अप्रूव इट एंड आस्क द कंपनी टू इम्प्रूव द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोजेक्ट टू से 60% डेट एंड 40% इक्विटी। ठीक है, तो हुआ क्या, एक कंपनी है भाई, बोलती है कि हमको सीमेंट फैक्ट्री लगानी है, 10% मैं लगा देता हूँ, 90% आप लोग लोन दे दीजिए। लेकिन अब गाइडलाइन ये है कि भाई हम इतना लोन दे ही नहीं सकते, तो वो बोलेगा भाई 10% से काम नहीं चलेगा, तुम ऐसा करो, इसको जो है अपना बढ़ा करके 40% करो और हमसे 60% ले लो। तो अब क्या होगा, मजबूरी हो गई हमारी। हम तो चाहते थे कि 90% हम लोन ले लें, डेट से फाइनेंस कर लें, लेकिन चूंकि रूल्स रेगुलेशन मार्केट में ऐसे हैं कि हम 60% से ज़्यादा का कर्जा ले ही नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे में मजबूरी हो गई हमारी इस स्ट्रक्चर को सेलेक्ट करना इस स्ट्रक्चर की बजाय। ठीक है, यही बातें हम कर ही रहे हैं कि आखिर कैसे डिसाइड होगा कि कितना कर्जा लेना और कितना इक्विटी में डालना है। इन कैपिटल मार्केट आल्सो द इन्वेस्टर विल नॉट सब्सक्राइब टू द डेट आर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ कंपनी इफ द डेट इक्विटी प्रोपोर्शन इज बियॉन्ड द रीजनेबल पॉइंट। मतलब कहने का ये हुआ कि मान लो कोई कंपनी हो अपना शेयर इशू करती है और उनका डेट इक्विटी रेशियो अगर जो है एक लिमिट से बाहर है, तो उस केस में उनके शेयर बिकेंगे ही नहीं, लोग सब्सक्राइब ही नहीं करेंगे। रेटिंग एजेंसी आल्सो टेक नोट ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी इन देयर एनालिसिस व्हाइल असाइनिंग अ रेटिंग टू एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ कंपनी। मतलब मान लो कोई कंपनी है, उसने कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू करना है, जैसे मान लो डिवेंचर इशू करना चाहते हो या फिर कमर्शियल पेपर इशू करना चाहते हो, है ना, CPCD वगैरह इशू करना चाहते हैं, तो उसमें रेटिंग दी जाती है। रेटिंग के लिए आधार बनाती है जो रेटिंग एजेंसी, वो डेट इक्विटी रेशियो को ही लेकर के चलती है कि डेट और इक्विटी का रेशियो कैसा है। अगर डेट इक्विटी रेशियो बर्बाद है तो फिर उस केस में रेटिंग अच्छी नहीं असाइन करी जाएगी आपको, तो ये एक प्रॉब्लम सामने आती है। ठीक है, फिर आ जाता है दूसरी वजह क्या है, डिग्री ऑफ कंट्रोल। डिग्री ऑफ कंट्रोल मतलब कितना कंट्रोल आप बना करके अपनी फर्म पर रखना चाहते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं पूरा का पूरा ओनरशिप अपने पास ही रखते हैं, भाई बोलते हैं 100% मुझे ही चाहिए, मैं किसी को और हिस्सेदार बनने ही नहीं दूंगा। तो अगर तुमको 100% हिस्सेदारी चाहिए तो तुम्हारे पास विकल्प है क्या, जैसे मान लो तुमको 100 करोड़ की कंपनी लगानी है, 100 करोड़ की तुम्हें कंपनी लगानी है, तो तुम ऐसा कर सकते हो कि 40 करोड़ रुपए तुम अपनी खुद की जेब से डालो, किसी और को शामिल ही मत करो इसमें, और 60 करोड़ रुपए का लोन ले लो, 60 करोड़ का लोन ले लो। तो जब 60 करोड़ का कर्जा ले लोगे तो इसमें तो हिस्सेदारी बनेगी नहीं, कर्जा तो ब्याज में जाएगा, और 40 करोड़ सिर्फ तुम्हारे ही हैं, तो तुम ही 100% ओनर हो गए अपनी कंपनी के, 100 करोड़ के मालिक पूरे ही रहोगे। तो डिपेंड करेगा तुम ओनरशिप कैसी चाहते हो। इफ द प्रमोटर्स ऑफ कंपनी डू नॉट वांट टू डायलूट देयर वोटिंग राइट्स बियॉन्ड अ पॉइंट, दे विल नॉट इशू फर्दर इक्विटी कैपिटल टू आउटसाइडर। तो अगर कोई अपने अधिकार को डाइल्यूट नहीं करना चाहता है, कम नहीं करना चाहता है, तो वो फर्दर इक्विटी कैपिटल नहीं इशू करते हैं। जैसे मान लो अभी फेसबुक वगैरह है, आप देखते ही होंगे, देखो इतनी बड़ी कंपनी बनती है, लेकिन अब मेरे ख्याल से जकरबर्ग के पास में हार्डली जो है कितना 33% 35% इतनी ही शेयर उसके पास में बचे होंगे फेसबुक के, बाकी वो सब धीरे धीरे बेच चुके हैं। क्यों? क्योंकि भाई पैसे चाहिए बढ़ाने के लिए तो निकालने पड़ते हैं। लेकिन अगर मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जरूरी नहीं कि 35% सही हो, मार्क जकरबर्ग के पास मान लो 35% है, अब वो और नहीं चाहता कि ये और डाइल्यूट हो जाए, इससे कम नहीं करूंगा, इतना अधिकार तो मुझे चाहिए ही चाहिए, तो वो फर्दर जो है नए शेयर नहीं इशू करेगा, जैसे भी हो उधार लेकर के काम चलाओ चाहे जैसे भी, लेकिन हम और शेयर नहीं इशू करेंगे। तो इक्विटी कैपिटल का मतलब खत्म हो गया। इसका मतलब हमें कहाँ जाना पड़ेगा, डेट कैपिटल की तरफ जाना पड़ेगा। इन सच अ केस दे विल प्रेफर टू मीट कंपनी नीड फॉर एडिशनल फंड बाई इशूइंग डेट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक डिवेंचर। तो ऐसे में अगर जकरबर्ग और एक्सपेंशन चाहते हैं तो वो डिवेंचर वगैरह इशू कर सकते हैं, कर्जा ले सकते हैं, जो भी तरीका हो उससे। ठीक है, तो ये दूसरा कारण है कि हम कितना डिग्री ऑफ कंट्रोल अपने पास रखना चाहते हैं। ठीक, फिर आ जाता है तीसरा है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन द प्रीमाइस दैट द फर्म विल अर्न मोर प्रॉफिट बाय डिप्लॉइंग फंड देन द कॉस्ट ऑफ दोज फंड। एक एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे एक एग्जाम्पल से ऐसे समझ लीजिए कि मान लो कि मैं बैठा हुआ हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है, ठीक है, लेकिन कोई एक व्यक्ति आता है, वो बोलता है कि यार ऐसा करो 1 लाख रुपए ले लो मेरे से उधार, ठीक है, और उसके बाद में तुम अपना बिजनेस शुरू कर दो, और मान लो कि तुम 1,10,000 रुपये कमाओगे, तो ऐसा करना, मुझे जो है इसमें से 5,000 रुपये मुझे दे देना, अब बाकी का प्रॉफिट का 5,000 रुपये तुम रख लेना। तो तुम्हें लगता है कि यार चलो ठीक है, अगर 1 लाख लगा करके मैं 1,10,000 कमा रहा हूँ, तो फिर मैंने कमाई 10,000 रुपये की करी, और अगर आधा उसने 5,000 मेरे से ले भी लिया तो भी मैं 5,000 कमा रहा हूँ, मतलब एटलीस्ट मैं बैठा हूँ, उससे तो कम से कम मेरी इनकम ज़्यादा हुई ना। तो ये बेहतर होगा कि हम ये विकल्प को
चुन लें। दूसरा तरीका देख सकते हैं, जैसे मान लो कि आदमी सोचता है कि यार अगर अभी मेरे पास 1 लाख रुपए होते, मैं इस काम को करता तो मुझे जो है 1,40,000 रुपये मिल जाएंगे। कितना? 1.40 लाख रुपए मिल जाएंगे। लेकिन उसके पास पैसे हैं नहीं, तो वो क्या करता है, बोलता है कि मैं उधार ले लेता हूँ किसी से, 1 लाख रुपए का उधार लूँगा, और वो बोलता है आदमी सामने वाला भाई 10% ब्याज लगेगा, तो उसको 1.10 लाख रुपए वापस करने पड़ेंगे। तो क्या हुआ, 1 लाख रुपए का उधार लिया, 1,10,000 रुपये वापस कर दिए। दिया तुमने कितना? 10,000 रुपये। कमाया कितना? 40,000 रुपये। तो तुम्हारा सॉलिड प्रॉफिट 30,000 रुपीज़ का फिर भी हो गया, 30,000 रुपये का प्रॉफिट फिर भी हो गया। तो बैठने से बेहतर है कि हम 30,000 का प्रॉफिट तो निकाल रहे हैं। यही बात ये होती है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कि भाई देखो ऐसा है कि हम फंड को डिप्लॉय करके ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं देन द कास्ट ऑफ दोज फंड। कास्ट मतलब हमने जो उधार लिया हुआ है, जो हमने उधार लिया उसका ब्याज 10,000 रुपये है, और डिप्लॉय किया फंड जिससे हमने 40,000 रुपये कमाया, तो ओवरऑल हमको 30,000 रुपये का फायदा हुआ। ठीक है, एक एग्जाम्पल है, द कास्ट ऑफ बोरोइंग 1 करोड़ इज 12 लाख इन ईयर। यानी कि 1 करोड़ रुपए का अगर उधार लेते हो तो आपको 12 लाख रुपए का ब्याज देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और फर्म अर्न करेगी 15 लाख रुपए। 1 करोड़ रुपए अगर वो इन्वेस्ट कर देती है 1 साल के अंदर में, तो 1 लाख में 12, 1 साल में 1 करोड़ रुपए 12 लाख बेच देना है, और 1 करोड़ रुपए अगर इन्वेस्ट करते हैं तो हम कमाते कितना है? 15 लाख रुपए। ये हमारी प्रॉफिट है। तो अब देखो, हमको ब्याज 12 लाख देना है, कमाया हमने 15 लाख, तो ऑब्वियसली हमको दिख रहा है ना कि हमको 3 लाख रुपए का सॉलिड फायदा हो रहा है, 3 लाख रुपए का फायदा हो रहा है। तो द सरप्लस ऑफ 3 लाख विल बी एडिशनल प्रॉफिट फॉर द ओनर ओवर एंड अबव द प्रॉफिट अर्न बाय द इन्वेस्टिंग कैपिटल व्हिच दे हैव ब्रॉट इन द फर्म। मतलब कहने का कि हमने जितना पहला जितना प्रॉफिट कमाते उतना तो कमा ही रहे थे, प्लस 1 करोड़ रुपए और लगा करके हमने 3 लाख रुपए का और प्रॉफिट कमा लिया। तो ये एक फायदे का सौदा हो जाता है। दस मोर द डेट टेकन बाय द फर्म। तो इस तरीके से जितना ज़्यादा डेट या कर्जा लिया जाएगा फर्म, मोर विल बी प्रॉफिट ऑन ईच रूपी ऑफ द इक्विटी कैपिटल। तो जितना ज़्यादा कर्जा लोगे, अब जैसे ये 1 करोड़ रुपए की बात है, तुम सोचो कि इसको 100 करोड़ रुपए अगर हम कर दें, तो 100 करोड़ रुपए पे हमको एक करोड़ पे कितने का फायदा हो रहा था? 3 लाख का। तो 100 करोड़ पर 300 लाख रुपए का फायदा हो जाएगा हमको, है ना। तो जितना ज़्यादा पैसा लगाइएगा उतना ही ज़्यादा पैसा पाइएगा। अब उल्टा नहीं होना चाहिए। उल्टा क्या मतलब? ऐसा ना हो कि 1 करोड़ रुपए पे ब्याज दे रहे हैं 12 लाख रुपए का, और 1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं 8 लाख रुपए, तो नुकसान हो जाएगा सर। 4 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है, क्योंकि कमा रहे हो 8 लाख और ब्याज भर दे रहे हो 12 लाख, तो 4 लाख का नुकसान हो जाएगा। तो ये नहीं होना चाहिए, वरना फिर हमारी एजेंडा बदल जाएगी। मतलब उस केस में हम कर्जा नहीं लेंगे, है ना। कास्ट ऑफ डेट। कास्ट ऑफ डेट मतलब जो कर्जा लिया उसका कितना पैसा देना पड़ेगा, उसका कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इन डिसाइडिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ फर्म। किसी फर्म के कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करने में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर में कास्ट ऑफ डेट, यानी कि कर्जा जो ले रहे हैं हम, उधार ले रहे हैं, उस पर कितना खर्चा लगेगा हमारा। ठीक है। नेग्लेक्ट ऑफ दिस एस्पेक्ट हैज रिजल्टेड इन डाउनफॉल ऑफ मैनी लार्ज एंड वेल नोन बिजनेस हाउसेस इन इंडिया। मतलब अगर इस फैक्ट को नेग्लेक्ट किया है जिसने भी, वो फर्म बर्बाद हो गई हैं, और जो मशहूर फर्म थी। तो कर्जा जो होता है वो दो धारी तलवार है फ्रेंड्स, ओके, डबल एज स्वॉर्ड, यानी कि ये दो धारी तलवार है भाई। मतलब बचोगे और मरोगे दोनों एक ही साथ होगा, है ना। कंपनीज वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ द फैक्ट दैट इंटरेस्ट पेड ऑन डेट इज टैक्स डिडक्टेबल। अब यहाँ पर कंपनियाँ एक बात का फ़ायदा उठाना चाहती हैं कि जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं वो हमारा टैक्स डिडक्टेबल होता है। क्या मतलब है इस बात का? कि जैसे सोचो कि तुम्हारे पूरे साल भर की कमाई मान लो 70 लाख रुपए है। कितना? पूरी कंपनी ने पूरे साल में 70 लाख रुपए कमाए प्रॉफिट। अब उसमें से मान लो कि हमने जो लोन ले रखा है उस पर 10 लाख रुपए का हमको ब्याज देना पड़ गया, इंटरेस्ट देना पड़ गया। तो सरकार ये बोलती है कि तुमने, चूंकि ब्याज एक खर्च है तुम्हारा, तो तुम ये ब्याज घटा लो। अब कितना बचा? 60 लाख रुपए। अब तुम्हें जो है जो इनकम टैक्स पे करनी है वो सिर्फ 60 लाख रुपए पे करनी है, 70 लाख पे नहीं पे करनी है। तो भाई 10 लाख रुपए का 30% यानी कि 3 लाख रुपए का हमारा इंटरेस्ट बच जाता है। समझे बात को? देखो 15-15 लाख के ऊपर मेरे ख्याल से 30% का टैक्स लगता है। तो 30% का टैक्स लग रहा है भाई। 60 लाख और 70 लाख में 10 लाख का फर्क है। 10 लाख का 30%, 3 लाख रुपए आपके बच जाते हैं। तो इसलिए कंपनियां प्रेफर करती कि कर्जा ले लो। कर्जा क्यों ले लो भाई? हमारा भाई एक तो हमने कर्जा ले लिया, हमारे पास पैसे नहीं थे, कर्जा ले लिया, तो हमारे पास पैसे हो गए, पहला आसानी हुई। दूसरा, जो कर्जे पर हम ब्याज भर रहे हैं उसको भी हम खर्चे के तौर पर दिखा करके अपना टैक्स भी बचा पा रहे हैं। तो भाई उधर से भी फायदा। एक तरीके समझो कि हमने जितना इंटरेस्ट हम दे रहे थे उसमें से 3 लाख रुपए इंटरेस्ट यहाँ से भी रिकवर हो गया एक तरीके, ठीक है। तो इसलिए लोग प्रेफर करते हैं।
कार वार खरीदते हैं लोग तो जो है यही सोचते हैं ना, जैसे मान लो 15 लाख रुपए की कार है फॉर या 12 लाख की कार है, अब तुम्हारे पास विकल्प है कि तुम 12 लाख रुपए पूरे लेकर के चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ले जाओ 12 लाख रुपए जमा करके ले लो कार, कोई दिक्कत नहीं है। तुम दूसरा तरीका अपना आजमा लो कि तुम केवल 2 लाख रुपए जमा कर दो और तुमने करवा लिया 10 लाख का लोन, ठीक। अब 10 लाख का लोन करवा लिया, अब मान लो इस पर जो है हमारा जो ब्याज जा रहा है साल का मान लेते हैं 60,000 रुपये, तो ये जो 60,000 रुपये आपका ब्याज जा रहा है, इस 60,000 रुपये पर जो है आपका वो जो इनकम है उसमें 60,000 रुपये घट जाएगा और इतने पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, तो ये एक तरीके का आपको फ़ायदा कर जाता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है, लेकिन हाँ ये कंपनियां यूज करती हैं। बट अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ डेट रिजल्ट इन इंक्रीज रिटर्न ऑन ईच यूनिट ऑफ इक्विटी कैपिटल ओनली व्हेन बिजनेस कंडीशंस आर गुड। एडवर्स बिजनेस कंडीशन ओवर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रिजल्ट इन डेट कास्ट अफेक्टिंग द वायबिलिटी एंड अल्टीमेटली द सॉल्वेंसी ऑफ फर्म। मतलब ये बोल रहे हैं भाई कि चलो बहुत ज़्यादा अगर कर्जा तुमने ले लिया है, ठीक है, तो उससे रिटर्न तो बढ़ता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन तब जब बिजनेस की कंडीशन बहुत अच्छी हो, यानी मार्केट अच्छी चल रही हो, खूब सेल हो रही है, हर तरफ पॉजिटिविटी है, तो आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अगर मान लो कि बिजनेस की कंडीशन ख़राब हो गई है, रिसेशन वगैरह की समस्या चल रही है, तो ऐसे केस में जो आपकी फर्म है ना वो मतलब हो सकता है दिवालिया ही हो जाए, बाइबल ही न रहे, फर्म दिवालिया भी हो सकती है, क्योंकि उन्होंने कर्जा ले रखा है तो तुमको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा चाहे बिक्री हो या ना हो। तो यहाँ पर मतलब अब यही है दो धारी तलवार, एक तो फ़ायदा करवाया इसने इंटरेस्ट में, और दूसरा अगर सही चला तो बहुत फ़ायदा है, नहीं तो फिर मतलब पता चला कि दुकान ही बंद हो गई, तो ये एक कंसर्न हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अ लार्ज टेलीकॉम कंपनी इन इंडिया which borrowed large sum of money at high rate of interest at a time when business condition were good could not earn enough profit to meet the interest cost when the market condition deteriorated and resulting in erosion of equity capital and company becoming insolvent। एक एग्जांपल देख, एक टेलीकॉम कंपनी है, वोडाफोन का ले सकते हैं कि उन्होंने बहुत सारा पैसा जो है उधार लिया, जब अच्छा समय चल रहा था तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उन्होंने उधारी ले ली, लेकिन उतना पर्याप्त वो प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं जब मार्केट की स्थिति खराब होने लगती है। तो ऐसे में इनकी इक्विटी कैपिटल की वैल्यू घट जाती है, इक्विटी कैपिटल घट जाती है और कंपनी भी कहीं न कहीं दिवालिया होने की कगार पर पहुंच जाती है या दिवालिया हो जाती है, ठीक है। फिर आता है 5वां कारण, साइज ऑफ द फर्म एंड इट्स बिजनेस प्लान। अब फर्म का साइज कितना है और बिजनेस के आगे एक्सपेंशन वगैरह के क्या प्लान है। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ फर्म आल्सो डिपेंड ऑन साइज ऑफ द फर्म, इट्स बिजनेस मॉडल एंड मार्केट प्रैक्टिस आल्सो। तो कैपिटल स्ट्रक्चर निर्भर करेगा पहला किस पे, फर्म का साइज क्या है, उसके बिजनेस मॉडल क्या है और मार्केट प्रैक्टिस क्या चल रही, मार्केट में क्या प्रैक्टिस चल रही है। अ फर्म विथ लिटिल इंटेंशन टू फर्दर एक्सपेंशन मे नॉट कीप अ हाई इक्विटी कैपिटल बेस एंड मे प्रेफर हायर प्रोपोर्शन ऑफ अ डेट बिकॉज ऑफ डेट इज ईजियर टू बी रीपेड। तो जैसे मान लो कोई कंपनी है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं करना चाहती भविष्य में, तो वो क्या करेगी, इक्विटी जो है कम रखेगी और ज़्यादा से ज़्यादा कर्जे ले लेगी, क्योंकि कर्जे को आसानी से हम चुका देंगे और हमारी ओनरशिप भी नहीं खत्म होगी। तो ये बहुत सारे फैक्टर हैं जिनसे हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें डेट कितना रखना, हमें इक्विटी कितनी रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कौन कौन से फैक्टर है जो कैपिटल स्ट्रक्चर को प्रभावित करते हैं। तो पहला, रूल्स रेगुलेशन क्या चल रहे हैं फाइनेंशियल सिस्टम में, तो इसमें इन्होंने बताया भाई कि हर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो आपको लोन देगा, डेट की फाइनेंसिंग करेगा, वो अपने रूल्स बना करके रखे हुए हैं अपने अनुभव पर कि कितना डेट होना चाहिए, कितना इक्विटी होना चाहिए। भले ही आप जो है ये बोल दें कि हमको 90% कर्जा दे दीजिए, लेकिन अगर रूल रेगुलेशन नहीं अलाउ करते हैं तो कंपनी आपको पैसा नहीं देगी। सिमिलरली अगर आप IPO लेकर आते हैं अपना, तो आपका शेयर सब्सक्राइब नहीं किया जाए क्योंकि आपका डेट इक्विटी रेशियो अच्छा नहीं है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है आपकी अच्छी रेटिंग नहीं ऑफर करेंगी अगर आपका डेट इक्विटी रेशियो अच्छा नहीं है। डिग्री ऑफ कंट्रोल में बात करें तो प्रमोटर कितना अपने पास कंट्रोल रखना चाहते हो, क्या आप फर्दर डाइल्यूट करना चाहते हो अपने पावर को या नहीं करना चाहते, उसी के आधार पर डिसाइड होता है कि आपको डेट लेना है कि इक्विटी अरेंज करनी है। अगर आप इक्विटी उठाएंगे तो आपका प्रोपोर्शन डाइल्यूट हो जाए क्योंकि दूसरे के हिस्से में जाएगी इक्विटी, और अगर आप कर्जा लेंगे तो आपका इक्विटी मेंटेन रहेगा, 50% का अधिकार था तो 50% का ही रहेगा, ठीक है। तो ये डिग्री ऑफ कंट्रोल का कंसर्न हो गया। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब ये हो भाई कि हम 1 करोड़ रुपए अगर उधारी लेते हैं और 12 लाख रुपए ब्याज देते हैं और 1 करोड़ रुपए लगाकर अगर हम 15 लाख रुपए कमाते हैं तो भाई 3 लाख का फायदा हो रहा है, तो बेहतर है कि हम ये काम कर लें। तो दैट इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, पैसे को कमाता है। कास्ट ऑफ डेट ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अगर इसको नेग्लेक्ट किया जाए तो नुकसान होगा। और कास्ट ऑफ डेट जो होता है या डेट जो होती है वो दो धारी तलवार होती है। भाई कंपनियां फ़ायदा पाती हैं, अगर इंटरेस्ट जो है आप पे करते हैं डेट पर तो वो टैक्स डिडक्टेबल होता है तो उसका फ़ायदा मिलता है, लेकिन अगर जो है बहुत ज़्यादा
आपने कर्जा ले रखा है, तो भाई जब समय अच्छा है तब तो ठीक है, आपको फ़ायदा होगा, लेकिन अगर समय ख़राब होता है तो हो सकता है कि आपकी कंपनी दिवालिया भी हो जाए। जैसे उदाहरण के तौर पर उन्होंने बोला कि वही बड़ी टेलीकॉम कंपनी, जब समय अच्छा था तो उसने अच्छे महंगे रेट पर लोन ले लिया ताकि हम जो है एक्सपेंसन कर सकें। बैजूज एक एग्जांपल हो सकता है यहाँ पर। जब अच्छा समय था, कोविड का टाइम था, तो दे वेंट अहेड जो है और उन्होंने बहुत सारा एक्सपेंसन करा, बहुत सारा पैसा ले लिया, लेकिन जब स्थिति ख़राब हुई, मार्केट की कंडीशन डेटोरिएट हुई, तो कंपनी कहीं ना कहीं जो है इंसॉल्वेंसी की कगार पर पहुंच गई। ठीक है, 22 बिलियन की कंपनी थी, अभी मौके पर मेरे ख्याल से बिलियन भी नहीं बच पाया है उसमें। ठीक है, साइज ऑफ फर्म भी मैटर करता है भाई कि, और उसके बाद उनके बिजनेस प्लान क्या हैं। तो अगर मान लो कि कोई फर्म है तो जो है मतलब फर्दर एक्सपेंसन करना है या नहीं करना है, छोटी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, उनका बिजनेस मॉडल कैसा है, ये बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पर होते हैं। ठीक है, अगर किसी कंपनी को फर्दर एक्सपेंसन नहीं करना है तो वो क्या कर सकते हैं, वो कर्जा ले लीजिए, लोन ले लीजिए और उससे आगे बढ़ जाइए। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ अपना खुद का ही, मेरी जो मैं पढ़ाता हूँ आपको, तो अभी मैंने जो है कोई जो है इक्विटी या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट अभी यूज नहीं किया। जो कुछ भी है खुद से ही पैसा सारा अरेंज करके और खुद ही कमाते हैं, खुद ही आगे बढ़ते हैं। मतलब अभी तक ना तो डेट लिया है हमने और ना ही मैंने किसी को इक्विटी और दे रखी, सब कुछ मेरे पास ही है। ठीक है ना, जो कुछ भी कमाता हूँ अपने पास ही रखता हूँ। तो लेकिन मैं एक हद से ज़्यादा नहीं बढ़ सकता, ये बात आपको भी पता है, क्योंकि अगर आपको हद से ज़्यादा बढ़ना है, जैसे फिजिक्स वाला है, जब तक वो यूट्यूब पर पढ़ाते रहे जो है अखलाक पांडे सर, तब तक उनकी अलग कहानी थी। लेकिन अब उनको अगर फर्दर एक्सपेंसन करना पड़ा तो देखिए उन्होंने भी आगे जा करके अपनी कंपनी की शेयर्स वगैरह बेचे और 8,000 करोड़ रुपए अरेंज किए जो है। तो मतलब ये है भाई कि आपको कितना बड़ा बनना है, तो दैट्स इंपॉर्टेंट। साइज ऑफ द फर्म और बिजनेस प्लान्स क्या हैं वो मैटर करता है। अगर अभी मुझे भी, मेरा भी प्लान हो जाए भाई नहीं हमको भी जो है बड़े स्तर पर करना है, अभी सिर्फ CIB पढ़ा रहे हैं और मैं ही अकेला पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अब मैं सोचूं कि सारे टीचर्स रखने हैं, CIB GIB SSC बैंक, आने दो 10-20 चैनल, तो उस केस में मुझे पैसे चाहिए होंगे। अब पैसे दो ही तरीक़ों से आएंगे, इक्विटी और डेट। इक्विटी का मतलब मैं खुद अरेंज करूँगा और डेट का मतलब मैं कर्जे लूँगा। अब जो भी तरीका अपना पाऊँ। ठीक है बंद, थैंक यू सो मच।